Well, self induction is the first place you'll get to understand कि एक कंडक्टर में करंट चेंज कर रहा है, वो अपना करंट चेंज के लिए ही खुद एक उल्टा करंट प्रोड्यूस कर रहा है. दिस इज व्हाट यू कॉल सेल्फ इंडक्शन. दिस इज व्हाट यू कॉल सेल्फ इंडक्शन. नाउ व्हाट इज हैपनिंग सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है वो समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा. मान लो हम लोग एक रेजिस्टर एक सेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं. ये सेल का ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस आर. तो ये सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? करंट का वैल्यू कितना होना चाहिए? I इक्वल टू करंट का वैल्यू I इक्वल टू E by R होगा उचित है. तो बट इंस्टेड ऑफ अ रेजिस्टर इफ वी टेक अ कॉइल्ड लूप and then connect its two ends with a wire, the coil loop having exactly same resistance as this. इसका जितना रेजिस्टेंस है ये coil loop का भी सेम रेजिस्टेंस है. और यहाँ पर एक स्विच है जो ओपन है. तो ये स्विच अगर हम लोग क्लोज करेंगे तो इसमें भी करंट फ्लो करना चाहिए. और इसका रेजिस्टेंस सेम है, ईएमएफ इसका सेम है. तो करंट जो इसमें फ्लो करेगा इसको अगर I डैश बोलेंगे तो ये I डैश और ये I होना चाहिए. लेकिन ये I डैश ऑलवेज I से कम होता है. इसमें जो करंट फ्लो करेगा ये ऑलवेज इससे क्यों कम होगा? दिस इज द रीजन फॉर सेल्फ इंडक्शन. क्या हो रहा है देखो, अगर एक नॉर्मल वायर होता है तो उसमें जो करंट फ्लो करता है वो E by R से ही मिलेगा. लेकिन जैसे ही हम लोग ये नॉर्मल वायर की जगह में एक लूप पैसा बिठा देंगे, मतलब एक सोलिनॉइड जैसा बिठा देंगे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा? ये करंट ये की क्लोज करने से पहले इसमें करंट कितना था? 0, कोई करंट. जैसे ये की क्लोज करेंगे इसमें करंट बढ़ने लगेगा ना. तो अगर करंट बढ़ने लगा तो ये जो लूप है उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड भी so that will create an increasing magnetic flux through a conducting loop. क्या होना चाहिए फिर? Induced EMF create. लेंज़ेस लॉ बता रहा है कोई भी कंडक्टिंग लूप के अंदर से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करने का कोशिश करेगा? वो अपना करंट हो तो भी वो करेगा. उसका अपना ही करंट फ्लो कर रहा है ना, बाहर का तो कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी it will try to oppose its own current. This is the reason why जो करंट का वैल्यू E by R होना चाहिए था वो करंट E by R से थोड़ा कम आ because of the self induction. So this process जिसमें आप conducting loop opposes its own current is called self induction. मतलब उसका अपना करंट के लिए ही उसके अंदर एक opposing amount of current create हो रहा है. Is that clear? समझ आया क्या बोल रहे हैं? Now, if we go back to the general concept, इसमें जो करंट क्रिएट होता है, ऑपोजिंग करंट क्रिएट होता है, मान लो वो ऑपोजिंग करंट I है, ठीक है? So ये ऑपोजिंग करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, it is because of an EMF produced, induced EMF. वो induced EMF जो है, वो it will depend upon the phi dt, where this phi will depend on I dash. क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स कौन क्रिएट कर किया था? ये I dash क्रिएट किया. सो सर्किट करंट के ऊपर ये फ्लक्स डिपेंड करता है और ये EMF भी वो सर्किट करंट के ऊपर ही डिपेंड करता है और वो डायरेक्टली डिपेंड करता है. ठीक है? सो एक क्वेश्चन ड्रॉ करना है. जस्ट राइट दिस डाउन. Whenever a current flowing through a conducting loop or a solenoid through a conducting loop or a solenoid changes, then
there is some induced EMF. There is some induced EMF produced in the loop. Induced EMF produced in the loop, which opposes the existing current. Which opposes the existing current. Existing current. This is called self-induction. This is called self-induction. Okay? Now, the flux produced in the loop phi is directly proportional to the current in the loop. The flux which is produced in the loop is directly dependent upon the current in the loop. So the constant of proportionality is written as L. L is called coefficient of self-induction, or simply self-inductance. Now onwards हम लोग सेल्फ वाला वर्ड यूज नहीं करेंगे और सिर्फ बोलेंगे इंडक्टेंस. ठीक है? So this is the third electrical component that is introduced to you. First component था resistance, second component था capacitance, और ये third component is introduced which is called an inductance. ठीक है? So एक इंडक्टर दिखने में कैसे होता है? एक solenoid, just a solenoid. कोई भी solenoid will work as a inductor. सिर्फ straight wire will not work as a inductor. Only a solenoid or a coil will act as a inductor. Is that clear? So therefore EMF अच्छा इसको हम लोग बोल सकते हैं back EMF. You know why back EMF? क्यों back EMF बोल रहे हैं? क्योंकि वो सर्किट में ओरिजिनली जो डायरेक्शन में करंट था, ये जो इंड्यूस्ड EMF है वो उसका अपोज करेगा. So that is why this is called back EMF. So back EMF is given by minus d phi dt, right? So that will be minus L di. इसका डिफरेंशिएशन होगा ना? So minus d phi dt and that will be minus L di. So the EMF due to its own current is given by minus L di. So this is called the EMF in an inductor. कोई भी इंडक्टर में अगर EMF कितना है पूछा जाएगा, then that will be minus L di. जैसे एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है तो तुम लोग V equal to IR बोलते हो. एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है तो तुम लोग V equal to Q by C बोलते हो. Q equal to CB है तो V equal to Q by C है. सिमिलरली एक इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुमको पूछा जाएगा तो तुमको बोलना पड़ेगा माइनस L di dt. So this is the PD across an inductor. This is the PD across an inductor. Is that clear? अब इंडक्टर्स जो है वो हम लोग कॉइल से भी बना सकते हैं या सॉलिनॉइड से भी बना सकते हैं. दोनों में ही सेल्फ इंडक्टेंस प्रेजेंट है. तो ये हम लोग इंडक्टेंस निकालते कैसे? हाउ डू वी फाइंड आउट द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल और अ सॉलिनॉइड? गिव द नेक्स्ट रीडिंग. Inductance of a coil. Give the next heading. Inductance of a coil. याद रखना एक नया फॉर्मूला आज हम लोग सीखे, phi equal to Li और EMF अच्छा and EMF equal to minus L di dt. अब अगर हम लोग को इंडक्टेंस निकालना है तो
तो हम लोगों को फाई को आई के टर्म्स में लिखना पड़ेगा और फाई डिवाइडेड बाय आई करेंगे तो जो बचेगा दैट विल बी द इंडक्टेंस। आया ना। अब एक करंट कैरिंग कॉइल के लिए जनरल डेटा हम लोगों को दिया हुआ होता है, रेडियस r है, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है और करंट जो है वो हम लोग I लेते हैं। So what will be the magnetic field at the center of the loop? At the center of loop, B is equal to mu naught Ni by, yes or no? ये पता है सब लोगों को? Magnetic field is B equal to mu naught Ni by 2r. Then what will be the magnetic flux? Magnetic flux कितना होगा बताओ? B into A, लेकिन B into A नहीं होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स है NBA। क्यों? क्योंकि फ्लक्स जो है B into A वो एक टर्न के लिए है, बट वी हैव हाउ मेनी टर्न्स? n नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसलिए NBA होगा। इज दैट क्लियर? अब n जो है, B जो है वो हम लोग को वैल्यू मालूम है कितना? म्यू नॉट Ni by 2r, और एरिया क्या होगा? Because it's the area of a loop, which is a circle, it will be pi r square. तो ये r cancels and it will give you what? Mu naught n square pi r by 2 into I। हाँ या ना बताओ? ये आएगा ना? Did I make any mistake कहीं पर? Is that clear? हाँ या ना? अब मुझे बताओ, therefore phi by I will be what? Mu naught n square pi r by 2, and by definition phi by I क्या होना चाहिए? phi by I होना चाहिए self inductance L। So इसीलिए therefore L is equal to mu naught n square pi r by, that is the inductance of a coil। मोहित बताएगा। We need to find out inductance of a solenoid। तो solenoid का inductance कैसे निकालेंगे? सेम चीज करेंगे, flux, we'll try to find out flux। तो flux निकालने के लिए पहले क्या निकालना है? magnetic field। So what is the magnetic field inside the or center of the solenoid? एक solenoid का center में magnetic field का mu naught small n I, remember? Small n क्या है? Right, so small n is capital N by, so B का वैल्यू है mu naught n by L into I, magnetic field। Now what will be the magnetic flux? Phi is equal to NBA, flux is equal to total number of turns into magnetic field into area। So NBA में n आएगा, B आएगा mu naught Ni by, और A आएगा by r square, right? So हम लोगों को मालूम है हम लोग क्या निकालने वाले हैं? phi by I, because self inductance क्या है? phi divided by I। So यहाँ पर क्या हो जाएगा? mu naught n square by r square by L into I। Oh, sorry, ठीक है। So therefore L is equal to mu naught n square by r square by L। You see something to be noted, रिंग का जहां पर हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस निकाले थे वहां पर भी देखो n का स्क्वायर हुआ, माने नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर होता है। सो कोई भी सॉलिनॉइड या लूप का जब इंडक्टेंस निकालते हैं तो उसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग इंक्रीज करते हैं ना तो इंडक्टेंस ऑलवेज उसका स्क्वायर का फॉर्म प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। इट इज बिकॉज n का स्क्वायर है दोनों में। क्लियर? इज दैट क्लियर?
Now, since inductance is an electrical component like resistance or capacitance, तो इसका भी series और parallel combination होता है. I'm just not going for the deduction because that is not important. Series connection, it works exactly like resistances. L is equal to L1 plus L2 plus, and parallel connection में 1 by L equal to 1 by L1 plus 1 by L2 plus 1 by L3. जैसे रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इंडक्टेंस का भी एकदम सेम मेथड का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है.